नमस्कार, आप देख रहे हैं दी गुरु बात मोदी की। गुरु मतलब केवल गुरु नहीं, गुरु मतलब विचार है, गुरु मतलब लक्ष्य है, गुरु मतलब रोड मैप है, गुरु मतलब फोकस है, गुरु मतलब प्रयास है, गुरु मतलब सुधार है, गुरु मतलब साहस है, गुरु मतलब जिद है, गुरु मतलब फैसला है। गुरु का हर काम सोच समझकर होता है। गुरु का हर फैसला भविष्य को लेकर किया जाता है। गुरु एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं, फिर हर हाल में लक्ष्य को मुकम्मल करते हैं। गुरु योजना बनाते हैं और उसे हर कीमत पर धरातल पर उतार कर दिखाते हैं। कुछ फैसलों को लेकर आलोचना भी की गई, विपक्ष ने उनका विरोध भी किया, लेकिन गुरु अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाते नजर आए। अब नतीजा सामने आ रहा है, सब हैरान हैं, क्योंकि गुरु केवल बोलते नहीं बल्कि करके भी दिखाते हैं। नाम तो आप सब जानते होंगे, लेकिन हम तो उन्हें गुरु ही कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार जो ठान लेते हैं उसको हर हाल में पूरा करके दिखाते हैं, ये हम सब जानते हैं। देश की कमान संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने का बीड़ा अपने कंधों पर उठा लिया। जब कठोर फैसला लेने की बारी आई तब उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सख्त से सख्त और कड़े से कड़े कदम उठाए। यह प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास का ही परिणाम रहा कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी का लक्ष्य भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्वभाव के जिद्दी हैं। एक बार जो ठान लेते हैं, जब तक वो पूरा नहीं हो जाता, न चैन से खुद बैठते हैं, न ही दूसरों को बैठने देते हैं। उन्होंने देश को $10 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य तय किया है। 25 सालों के रोड मैप को ध्यान में रखकर काम किया जा रहा है। पीएम मोदी का फोकस भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने पर है। 2024 के आम चुनाव से पहले ही उन्होंने अपने तीसरे टर्म का एजेंडा तय कर लिया है। भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। आप जानते हैं कि हमारे पहले टर्म की शुरुआत में भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 10वें नंबर पे था। जब मुझे आप लोगों ने काम दिया तब हम 10 नंबर ही थे। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पीएम मोदी ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए बीते 9 सालों में कई फैसले लिए हैं। इसमें कुछ कठोर फैसले भी शामिल हैं। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए जब वो कठोर फैसले ले रहे थे, विपक्ष आलोचनाओं में व्यस्त था। इन सब से बेपरवाह पीएम मोदी अपने प्लान को अमल में ला रहे थे। नोटबंदी, जीएसटी, 3 तलाक कानून लागू करना, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 को खत्म करना, नागरिकता संशोधन अधिनियम, रेल बजट का आम बजट में विलय, आयुष्मान भारत योजना, नए संसद भवन का निर्माण। इसके अलावा मोदी सरकार ने जनधन योजना, पीएम गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, हर घर जल योजना, डिजिटल इंडिया,
स्मार्ट सिटी और नमामि गंगे जैसी योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती दी। गरीबों को साल 2029 तक मुफ्त में राशन देकर दुनिया को चौंका दिया। गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना चलाई। करीब 5 करोड़ हमारे परिवारजन, हमारे 5 करोड़ साथी, उनको घर में ये मुफ्त राशन पहुंचा। उनका चूल्हा कभी बूझा नहीं, मां को कभी रोते बिलखते बच्चे देखने नहीं पड़े। आजादी के साथ जो अधिकार हिंदू महिलाओं को मिला था, उसके लिए मुस्लिम महिलाओं को 70 सालों तक संघर्ष करना पड़ा। पीएम मोदी ने मुस्लिम महिलाओं की सुध ली। 3 तलाक पर कानून के जरिए प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया। संसद में 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया। पूरे देश में 3 तलाक के खिलाफ एक माहौल निर्माण हुआ। इस आंदोलन को चलाने वाली उस मेरी बहनों को जो 3 तलाक के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। 2014 में पीएम मोदी ने देश में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। पक्ष से लेकर विपक्ष तक, देश से लेकर विदेश तक पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान की तारीफ हुई। पीएम मोदी के कार्यकाल में जनता के स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांवों और शहरों में 12 करोड़ से ज्यादा शौचालयों का निर्माण हुआ। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया। बीते 9 सालों में 3.5 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया गया है। जनधन योजना के जरिए 55 करोड़ से ज्यादा लोगों ने जीरो बैलेंस के साथ बैंकों में अपने खाते खुलवाए। मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी के 40 करोड़ लोगों को 23.2 लाख करोड़ का सस्ता लोन दिया गया। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, दुश्मनों को दहाड़कर जवाब दे रहा है। ये पीएम मोदी के नेतृत्व का कमाल है कि अब हमारे जवान सीमा पार जाकर आतंकियों को उसके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। इसकी पहली वानगी हमें 28-29 सितंबर 2016 के दरमियान रात को देखने को मिली। उड़ी में आतंकी हमले के बाद पहली बार देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की। दुश्मनों को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। भारत के पैरा कमांडो का एक दल पीओके में करीब 3 किलोमीटर अंदर घुसकर वहां मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। इस पूरे हमले में करीब 50 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया। वापिस हमारी सीमा में पहुंचे नहीं है, लेकिन हमारी 2-3 टुकड़ियां सेफ जोन में आ गई है। लेकिन चलते निकलते और कहीं रेंगते हुए निकलते तो समय लगेगा, लेकिन अब हमारा सेफ जोन है, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा फिर भी आखिरी व्यक्ति के पहुंचने तक मुझे खबर चाहिए, लेकिन वो हम करीब सूर्योदय के बाद 2 घंटे तक वापस आने का क्रम चला, और जब आखिरी व्यक्ति आ गया तो फिर हमने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग बुलाई। साल 2016 में मोदी सरकार के एक फैसले से पूरे देश में हड़कंप मच गया। हर कोई स्तब्ध था, लेकिन पीएम मोदी की अपील पर लोगों ने दिल खोलकर भरोसा जताया। 8 नवंबर साल 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया। अचानक से नोटों को चलन से बाहर करने के सरकार के फैसले ने देश भर में खलबली मचा दी। शुरुआत में लोगों को परेशानी हुई, लेकिन अब नोटबंदी के नतीजे सामने आ रहे हैं। नोटबंदी करने के पीछे 3 बड़े कारण बताए गए थे। पहला, काले धन पर प्रहार, दूसरा, भ्रष्टाचार से लड़ाई, और तीसरा,
आतंकी फंडिंग को रोकना, यह भारतीय इतिहास में अर्थव्यवस्था से जुड़े सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक था। बैंकिंग सिस्टम को मजबूती, बैंकों की कर्ज देने की क्षमता में सुधार, टैक्स बेस बढ़ाने में मदद, डिजिटल पेमेंट को लेकर जागरूकता। विपक्ष जहां नोटबंदी के फैसले पर मोदी सरकार की आलोचना करता है, तो वहीं सरकार का कहना है कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है। पहले से अधिक राजस्व मिल रहा है, गरीबों के लिए अधिक संसाधन मिल रहे हैं, बुनियादी ढांचा बेहतर हो रहा है, वहीं नागरिकों के जीवन यापन के तरीके में सुधार हुआ है। नोटबंदी से पहले फाइनेंशियल ईयर 2014 में इनकम टैक्स कलेक्शन 4.4 लाख करोड़ रुपए था, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 में अब तक बढ़कर 13 लाख करोड़ रुपए हो गया है। बीते 9 सालों में आईटीआर फाइलिंग में 20% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक साल 2047 तक प्रति व्यक्ति आय फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2047 में 14,90,000 करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई गई है। एसबीआई की ओर से किए गए रिसर्च की रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2047 तक आईटीआर दाखिल करने वालों में से 25% सबसे कम आय वाली श्रेणी से बाहर निकल सकते हैं, और ये सब देश में मुमकिन हो पा रहा है पीएम मोदी की नीतियों की वजह से, पीएम मोदी के द्वारा उठाए गए सख्त आर्थिक फैसलों की वजह से। नीति आयोग की रिपोर्ट में सामने आया है कि भारत में सिर्फ 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। 5 साल। और भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी ये कह रही हैं कि भारत में अति गरीबी जो है, एक्सट्रीम पॉवर्टी, वो खत्म होने के कगार पर हो रहे हैं। यानी बीते 9 वर्षों में देश ने जो नीतियां बनाई है, जो निर्णय लिए हैं, वो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं। नोटबंदी के बाद केवल टैक्स भरने वालों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है, बल्कि नोटबंदी लेन देन की प्रक्रिया के डिजिटलाइजेशन में मददगार साबित हुई है। 11 अप्रैल 2016 में देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई की शुरुआत हुई थी। नोटबंदी के बाद से ही लगातार इसकी उपयोगिता में इजाफा हुआ है। यूपीआई का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। आज तो ऐसी स्थिति है कि मॉल से लेकर मजदूर, बड़े शहरों से लेकर छोटे गांवों में हर कोई पेटीएम, फोन पे, गूगल पे के जरिए पेमेंट करना पसंद कर रहा है। दुनिया भारत के पेमेंट सिस्टम की मुरीद बन गई है। सिर्फ मोबाइल फोन पर यूपीआई ऐप को डाउनलोड करके रख लीजिए। आप पूरा हिंदुस्तान घूम करके आएंगे, एक नए पैसे कैश की जरूरत के बिना आप अपना गुजारा कर सकते हैं। आज भारत में बैंकिंग सर्विस 24/7 एनी टाइम एनीवेयर लोगों की फिंगर टिप पर है। नोटबंदी के 2 साल पहले डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 6.6% और 9% के सालाना वृद्धि हुई थी। वहीं नोटबंदी के बाद के 2 साल बाद 2016-17 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में 14.6% और 2017-18 में 18% की वृद्धि दर्ज की गई। डायरेक्ट टैक्स के साथ इनडायरेक्ट टैक्स से जुड़े करदाताओं की संख्या बढ़ी है। ये नोटबंदी का ही असर था कि 2019 आते आते करदाताओं की संख्या
दोगुनी हो गई। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 22 में इनकम टैक्स 2.58 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.73 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जो 160% से अधिक की वृद्धि है। इस अवधि के दौरान कॉरपोरेट टैक्स 66% से अधिक की वृद्धि के साथ 2016 में 4.28 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2022 में 7.12 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। 2016-17 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14.6%, 2017-18 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 32.6%, 2016 में इनकम टैक्स 2.58 लाख करोड़, 2022 में इनकम टैक्स 6.73 लाख करोड़, 2016 में कॉर्पोरेट टैक्स 4.28 लाख करोड़, 2022 में कॉर्पोरेट टैक्स 7.12 लाख करोड़। लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों से पता चलता है कि नोटबंदी के तुरंत बाद वित्तीय वर्ष में व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या लगभग 1 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई। मोदी सरकार के पहले 7 वर्षों के दौरान कॉरपोरेट करदाताओं और व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या भी क्रमशः 32.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी प्रणाली ने भारत में टैक्स कलेक्शन की रूपरेखा पूरी तरह से बदल दी है। देश भर में एक देश एक टैक्स के विचार को मूर्त रूप देने के लिए 1 जुलाई 2017 को देश भर में जीएसटी लागू किया गया। जीएसटी लागू होने के बाद रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 7 सालों में राजस्व कलेक्शन लगातार मजबूत हुआ है। देश में एक टैक्स प्रणाली, आर्थिक प्रतिबंधों को दूर करने का प्रयास, सप्लाई चेन में आसान टैक्स भुगतान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। जीएसटी लागू हुए 6 साल से ज्यादा का समय हो गया है। एक समय था जब किसी महीने 1 लाख करोड़ से ऊपर कलेक्शन पहुंच जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। वहीं अब 1.5 लाख करोड़ रुपए महीने का जीएसटी कलेक्शन आम बात हो गई है। अप्रैल 2023 में जीएसटी रेवेन्यू 1,87,000 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। वहीं शुरुआती दौर में औसत मासिक राजस्व 85 से 95 हजार करोड़ रुपए हुआ करता था। जीएसटी लागू होने के बाद महीने में रेवेन्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। साथ ही साथ टैक्स चोरी पर भी अंकुश लगा है। अब एक चीज पर एक ही प्रकार का टैक्स लगेगा, वरना इससे हमारे देश में एक तरह से सभी प्रकार के टैक्स अगर जोड़ दिए जाएं तो 500 से ज्यादा टैक्स सिस्टम चल रहे थे। टैक्स का सिस्टम उलझा हुआ था कि 1 महीने का 1 लाख रुपए का कारोबार करने वाले व्यापारी से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली कंपनी तक हर कोई परेशान था। जीएसटी से भारत का आर्थिक एकीकरण हुआ। पीएम मोदी के लिए गए फैसलों की वजह से आज अर्थव्यवस्था में उड़ान देखी जा रही है। गरीबों के जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार हो रहा है। बुनियादी सुविधाओं का विकास हो रहा है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों से लेकर गरीबों के घर बनाए जा रहे हैं। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। आधुनिक ट्रेनें रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही हैं। आधी आबादी को उसका पूरा हक दिलाया जा रहा है। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक जैसे दंश से छुटकारा दिलाया गया है। दुश्मनों को उसकी ही भाषा में जवाब दिया जा रहा है। ये बदलता भारत है, पीएम मोदी का भारत है, जिन्होंने संकल्प लिया है साल 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया।
और गुरु के आज इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे हम आपको गुरु की हर योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे, हर एक कहानी से आपको रूबरू करवाएंगे, क्योंकि ये अमृतकाल है और अमृतकाल में भारत को विकसित करने का जो प्रधानमंत्री का सपना है वो कैसे पूरा कर रहे हैं, हर एक चैप्टर की परत हम खोलेंगे और आप तक हर खबर हम पहुंचाएंगे। फिलहाल थोड़े से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा स्पेशल प्रोग्राम द गुरु बात मोदी की।